अल्प संसाधनों में जो कार्य कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी, आप सभी बच्चों का बड़ा इच्छा थी कि आदरणीय सर हमारे विभाग में आए और आज वो समय आ गया। और सर हाँ, पहले फिल्म का कोई सवाल नहीं होगा, ये रंगमंच का काम है, ठीक है। बातचीत जैसा सवाल बातचीत जैसा। नमस्कार सर, थिएटर का हो और स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म को किस तरह से देखते हैं या समझते हैं? आर्ट या थिएटर और अध्यात्म को आप किस तरह से देखते हैं या समझते हैं सर? बड़ा लंबा सवाल है। देखो, मैं थिएटर को एक प्रोफेशन की तरह समझता हूँ। मेरा कर्म है, वो हिंदी में कर्म है मेरा, और पूरी ईमानदारी के साथ उस कर्म को, और जिसके लिए करूँगा क्या करता हूँ, मैं उसको कुछ फूल बकवास में नहीं डालना चाहता। फूल समझते हो, कन्फ्यूजन करके आर्ट समझ के आर्ट की बात वो समझता नहीं, मैं समझता हूँ, ये नहीं। साफ सुथरी स्वच्छ तरीके से उसको सिखाना, वही मेरा है। उसमें लोगों की गरीबी का संघर्ष होता है, अंधविश्वास का सत्यानाश होता है। अंधविश्वास समझते हो ना? बात सुन पा रहे हो क्या मेरी? हाँ, अंधविश्वास का कुछ करेगा, ये उस एटीट्यूड से निकले वो और सवाल करे। उसमें वो क्षमता मेरा थिएटर देना चाहिए कि वो सवाल जवाब मांगे। जैसी व्यवस्था है उसको वैसे को नहीं रहे। अगर उसको लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उस पर सोचे, जब सवाल करे, जवाब मांगे। और मेरा थिएटर उसमें उसकी मदद करता है। मैं अपने कुछ जवाब नहीं उसको देता, मतलब सारे मैं ही उसके लिए सॉल्व कर दूँ, नहीं। मैं उसकी ब्रेन की जिज्ञासा बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो सोचना शुरू नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाए। उस व्याकरण को मैं उससे ये होता है कि जो देखने वाला होता है वो ये समझता है कि स्थिति बदल सकती है, और उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर ये होता तो ये कर सकता था, ये अगर ये नहीं होता तो ये कर सकता। तो उसके मन में एक डिबेट बनता है, और उस डिबेट को मैं ट्रिगर करता हूँ, तो थोड़ा सा जब जोड़ता हूँ, थोड़ा उसको स्विच ऑन उसका करके जाता हूँ। सोल्यूशन नहीं दूंगा। तुम 18 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पास हो जाएगा, साले फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा। यहाँ से ज़्यादा टीका लगाना तो तुमको लिखना कुछ नहीं, तेरा पेपर तो ये नहीं। क्योंकि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं ना, उसके अपने उसूल है, नेचर की, प्रकृति के अपने उसूल है, वो साइंटिफिक। मतलब एक बता दूंगा मैं तो, जब कोविड हुआ था ना, याद है ना आपको? कोविड के दिन सड़कों पर कोई होता नहीं था, कुछ नहीं, हाईवे महीनों चलता रहा है, साल भर चलता रहा है। सभी तुमने देखा मोर और नील गाय हाईवे पे आ गए, पक्षी घूमने लगे, मेरे आंगन में मोर आने लगे। क्यों? कि प्रकृति ने ही मोर, उसको लग रहा है कि आदमी नहीं मेरा है, मैं क्या सकता हूँ, ये मारेगा नहीं। इसी तरह हम उस तरह काम करते हैं। मैं इस मानता हूँ कि इस तरह से कि जो देखने वाला है उसको आप समझते हो कि मैं तफीम नहीं खिलाऊँ, ताकि मैं से चूल्हा उसकी अफीम उतार रहा हूँ और सोचने के लिए आमादा करता। ये बिल्कुल साधारण है, और इतना साधारण है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में उस ट्रुथनेस को, सत्यता को कितना सार्थक तरीके के रखा जा सकता है? और जैसा आज का दौर चल रहा है, हमें बहुत नाप तोल की चीज़ें कहनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो एकदम खुले विचार का व्यक्ति है, जो है सो है, वो कैसे इस थिएटर आर्ट में सर्वाइव कर सकता है? जिस तरह से डूबता हुआ आदमी
तूफानी में क्या करता है, डूबने को मानता नहीं है और स्विमिंग सीखता है। ये वैसा है। अगर तुम कहोगे हाँ जी मारो तो डूब जाओगे, नहीं जाओगे। सिंपल है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। मुझे लगता है कि ये लकवा अगर किसी देश के नौजवान को या सोचने वाले को पड़ेगा, डर के मारे वो कुछ ना बोले, उसी दिन देश समाप्त है, देश खत्म है। अगर वही होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कहता कि अपने रिश्तेदारों को मारो। अपनी ये परंपरा समझ लो। और हमारी परंपरा ये, अगर उपनिषद को भी तुम देखोगे, पढ़ लेना, बहुत अच्छे मज़े आएंगे पढ़ने में। उपनिषद गजब की चीज़ है। मैंने बहुत छोटा में पहले तब से आज तक मुझे याद, शिष्य सवाल पूछता और गुरु जवाब देता है। जवाब मिला फिर सवाल करता है उसका जवाब, फिर सवाल करता है, फिर करता है, फिर करता है। ये परंपरा है और ये मेरी नहीं, ये असली है। किसी भी चीज़ को कितना भी जटिल क्यों ना हो, अगर सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से आएगा? कौन देगा जवाब? मुंह बंद करके ना, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो मरा हुआ लड़का है, वो मरा हुआ इंसान। सोचे नहीं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं करेंगे आप प्रश्न, बीच में से नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूँ, मैं बोलने नहीं देता हूँ, समझिए ना। आप उत्सुक हो, देखो हो गए ना, तो देखा कैसा थिएटर किया मैंने। चलिए मुझे सर मैं थोड़ा परिचय करा दूं। ये हमारे अरुण पाटिल जी हैं, वर्किंग पीपल, प्रणाम। मुंबई में काफ़ी काम करते हैं। आप सचिन मजूमदार जी हैं, आप प्रशांत चौहान जी हैं, और लाइफ सॉन्ग बहुत बड़े छत्रपति शिवाजी से क्लिप करते हैं, और आप अशोक सेकर साहब वरिष्ठ प्लीज। मेरा प्रश्न इनसे जो भैया ने पूछा, सरवाइव करने वाली बात, आवाज आ रही है ना? सरवाइव करने वाली बात आ रही है, तो सबसे बड़ा एक प्रश्न बनता है कि आजकल युवा हो गए, या हम लोगों में से भी हो गए, कि हम टीवी और फिल्म की तरफ या वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि थिएटर्स की तरफ। क्योंकि थिएटर क्या हो गया है कि सरकारी योजनाओं के तहत चीज़ें कराई जाती हैं, और वो सिर्फ कागजों में चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं और व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। आपके माध्यम से और आपके इतने वर्षों के अनुभव से, और अब जो उन अनुभव का जो एक कह सकते हैं ऐसा पॉइंट है, तो उस पर आप ये बता सकते हैं कि थिएटर कमर्शियल तौर पे कैसे सक्सेस हो सकता है? कमर्शियल बंदा नहीं, ये तो व्यापारी से पूछ सकते हो। नहीं, लेकिन आजकल नहीं, जिसका मैं डॉक्टर ही नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा उसका। आपने देखा अभी वो डायरेक्टर जनरल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात किया आपके कान में, उन्होंने हजारों डांसरों को नचाया था उस दिन। उसका बजट कितना था आपने कहा ना? उसमें कितने डांसर्स ने डांस किया था? यहाँ तबला वादन हुआ था 15-17। ठीक है, थिएटर में ऐसा खर्चा किया है इन्होंने कभी? क्या कारण है कि ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि थिएटर एक ऐसा क्या कहूँ मैं, ऐसा डिजीज है जो सवाल करता है, और सवाल हुक्मरान बर्दाश्त नहीं करते। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी थिएटर की परंपरा को वैसे ही रखूँ जैसे उपनिषद में नचिकेता काल से पूछता है, बताओ जब मैं मर जाऊँगा तो क्या बनेगा मेरा? बेटा तेरा ये बने, उसके बाद क्या होगा? चलता रहता है, चलता रहता। या जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाए, गीता पढ़नी पड़ी ना उनको, सारा विश्व समझाया। और कहाँ पर? बैटल फील्ड में फौज खड़ी है तो सारे जनरल्स खड़े जो उसके रिश्तेदार हैं, गो अहेड एंड किल देम। अगर दुनिया को आगे चलना है ये करना पड़ेगा। ये मैं भगवान कहते हो ना मुझे, आई एम ऑर्डरिंग यू, चैरियट तो मैं चलाऊंगा। अगर तेरी चैरियट ठीक नहीं चलेगी, तेरा धनुष कहाँ पहुँचेगा, तेरा तीर कहाँ जाएगा? पानी नहीं तेरा कहीं जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल मामले अगर करने हैं तो थिएटर नहीं करना, थिएटर का काम वो नहीं है। क्या करें?
स्टूडेंट्स के लिए थिएटर को एक फुल टाइम करेंगे तो कैसे देखें सर? जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने किया है। सिर्फ सर मतलब आज के ज़माने में आज का ज़माना पुराने ज़माने में क्या फर्क है? तुम बताओ, तुम किस ईयर में हो यहाँ, किस साल में पढ़ रहे हो, कहाँ के यहाँ थिएटर करते हैं? करते हैं ना? हाँ। इस साल कितने, पिछले जुलाई से आज तक कितने नाटक पढ़े हैं तुमने? नहीं, पढ़े कितने नए नाटक जो लिखे गए या पब्लिश्ड हैं, कितने पढ़े हैं? 12 महीने की तो मैं बात कर रहा हूँ, कितने पढ़े? क्यों? तुम तो अनपढ़ हो, तुम थिएटर में क्यों हो? मेरी समझ में तक टाइम वेस्ट करते हैं। थिएटर में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, एक्टर पढ़ा लिखा होता है। एक्टर नहीं होता तो जुल्फें बनाई और तो बन गया एक्टर, ऐसा नहीं है। बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, वो ऐसे नहीं है कि मैं जो डायलॉग याद करूँगा मेरा काम हो गया, वो सतही काम। जिस थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो सवाल करता है, अगर तुम ट्रबल में भी आएगा कि तुमने आज ज़्यादा कुछ बोल दिया, यू फेस, आई एम रेडी एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड आई वुड यू डैम। गवर्नमेंट आई नहीं केस लड़ने, जब हमने वकील खड़ा किया भाग गए, बस वी वर राइट। ऐसी कोई गाली नहीं दी हमने तुमको। अगर मैं कहूँ कि भाई 70 लाख लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या करूँ, जेल हो रहे मुझे, इतने लाख बेकार है। स्टैटिक, सरकारी स्टैटिक, हम थोड़ी बोल रहे हैं। सरकारी दफ्तर कहते हैं इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, मतलब कहने का तरीका चाहिए, वो होना चाहिए आर्टिस्टिक, वो होना चाहिए अवंगार, गाली गलौज नहीं, सड़क छाप नहीं, उसमें उसी को तो इफेक्टिव बनेगा ना, ताकि तुम्हारा तो जो तुमसे नफरत भी करता हो वो भी कहे यार बात तो सही कर रहा है, मेरे पास तो जवाब ही नहीं था। तो वो पद्धति चाहिए, वो थिएटर करने का तरीका। थिएटर से डायलॉग बोलना, तू इधर जा, तू उधर जा, ये नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज जो थिएटर में है वो पढ़े लिखे, प्लीज डोंट थिंक कि वो मतलब आप तो इतने उम्र के हो गए अभी भी क्यों पढ़ते हैं? बताइए क्यों, क्या जरूरत मुझे पढ़ने की? हो गया काम किया, 100-150 नाटक किया, इतने किया, छोड़ो यार, क्यों पढ़ते हैं? नहीं बात है, यू कांट, टीचर्स नहीं पढ़ते हैं। और ये भी जरूरी है कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो, जो तुम्हें आगे कुछ नई चीज बताएगी वो तो पढ़ोगे ना। तुम ऐसे न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, ईमानदारी से बोलो? 2-3 करंट अफेयर्स क्या हो रहा है? अगर तुम ये नहीं समझोगे मेरे देश में क्या हो रहा है तो तुम देश में के लिए क्यों कर रहे हो? तुम अपना करो, फिर गाना गाओ, भगवती घर पर जाओ, अकेले गाना गाओ, पेंटिंग करो, कविता लिखो, चलेगा। क्या कविता भी नहीं लिख सकती, कविता भी दुनिया की समझ लो। मल्टीपल पॉइंट से देखना पड़ता है। अच्छे बच्चे में क्या क्या गुण होने चाहिए बता दे जाते थे। ये क्वेश्चन तुम क्या पढ़ती हो यार? कब? आज ले रहे हैं, तू बता देंगे ना सर के बारे में। मेरा नाम शिवनारायण सिंह चौहान है सर, और मैं ये 2-3 दिन चाहिए कि 2 सवाल चाहिए, ये समझ लो ये थिएटर है। 3 मिनट 3 सेकंड में ज़ाया नहीं करूँगा बात करने के लिए। नमस्ते, फूल माला पहनाओ, ये करो, नहीं, बात बताओ क्या है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपके टाइम जब सर आज़ादी के दौरान हुआ है सर, आपने मतलब काफ़ी थिएटर और मंच किए हैं, तो फिल्में भी की हैं, तो सर उस समय का जो थिएटर था और आज का जो थिएटर है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। सर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और जो आजकल फिल्में और वेब सीरीज सिनेमा चलती है तो सर यहाँ मैंने कहा ना फिल्म और बात करिए, नाटक का डिपार्टमेंट है। पहले बहुत मतलब चलता था ये थिएटर और मंच, काफ़ी लोग ज्वाइन करते थे, मतलब करते थे, लेकिन ये किसने बोला तुम कि मंच बहुत लोग ज्वाइन करते थे? बता पहले।
पहले तुम्हें बताऊं, मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ तो अब तुम्हारा सवाल है, देखो नाटक बदलता रहेगा। अगर वो कदम ताल करता रहा तो फिर प्रगति क्या है? कहीं नहीं। नए सवाल आएंगे। पहले स्त्री सती प्रथा पर नाटक होता था, कितनी अच्छा है तो पता है, सारे लोग शैलियों में होता था और अच्छी तरह से तो घड़ी गाते थे, देवी बन गई। आज करके देखें, मार भगा देंगे। नए सवाल आज़ादी के बाद हमारे पास नए सवाल आए, नए चैलेंजेस आएंगे। उसमें आर्ट के भी आएंगे और कंटेंट के, फॉर्म और कंटेंट, समझते हो? रूप और कंटेंट को क्या कहते हैं भाई? विषय। और सबसे जरूरी जो तुम लोगों को समझना है जिस वक्त तुम जी रहे ना, हम उसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस, समय और काल। कोई भी कृति पढ़ोगे, उसका समय और काल उसने ठीक तरह से प्रेजेंट किया कि उसके साथ खिलवाड़ किया है। कहते हैं मैनिपुलेट कर, झूठ बोल रहा है। हम जब कहते हैं हम कालिदास पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कालिदास का युग पकड़ूंगा। तो कालिदास का नाटक मुझे थोड़ा इशारा तो कर रहा है, युग की तरफ पूरी तरह नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो इशारे में कहते हैं, इसलिए मुझे युग पढ़ना जरूरी है। तो मैं वो सारा इतिहास निकाल के पढ़ूँगा, उसके लोग शैली, वो उसकी स्कल्पचर्स कैसे बनी थी, पेंटिंग कैसे, बहुत कुछ मटीरियल लाना पड़ता है। तब जब तुम इस प्ले को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि इसको करना कैसे है। एक तरीका नहीं है, 10 तरीके हैं। और तीसरा ये, एक तो टाइम एंड स्पेस का खेल होता है, दूसरा फॉर्म और कंटेंट, रूप और विषय। रूप और विषय और अपना टाइम एंड स्पेस में ही ड्रामा सारा टाइम एंड स्पेस में ही लिखा जाता है, उससे बाहर नहीं जा सकता वो, तो भी ड्रामा नहीं रहेगा। और उसी में वो हो सकता है 10 साल 12 100 साल की बात कहेंगे, इतनी स्पेस खींचे, लेकिन कहेगा ड्रामा कितने 2 घंटों में, इतना कंडेंस करेगा वो सारी स्पेस। और वो कितने कलात्मक दृष्टि से, कलाकारी से करता है, वो मजा आता है। जैसे अगर कालिदास का थोड़ा पता है ना आप लोग को, शकुंतला नाटक, उसमें एक नाटक में पहले शकुंतला जब आती है तो पक्ष से वो बात करती है, पत्ते बात करते हैं, हिरण पकड़ता, तो क्या लगता है ये प्रकृति, ये तो इन्हीं का हिस्सा है, वो प्रकृति है, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो उसके बाद जब वो शहर जाती है, उसका टाइम एंड स्पेस बदलता है और वहाँ नया साइंस शुरू होता है उसके, जिसमें उसके संघर्ष बढ़ते हैं। यहाँ बड़ी सिक्योर होती है, वहाँ नहीं। इस कहानी को तुम आज के आधुनिक दौर में भी देखोगे, एक ट्राइबल लड़की है, आदिवासी लड़की है, एक माशाल्लाह एक हीरो आया, जीप में आया और उसके साथ घर वाल कर विवाह करके निकल गया। तो उसको वो ढूंढते आती है शहर, वो अभी तो कौन क्या जानता ही नहीं, यही कहानी है और क्या कहानी है। लेकिन उसमें कितनी काव्यात्मकता है कालिदास में, क्या हम ला सकते हैं आज? नहीं कर सकते। उसमें एक सीन है, वो भंवरा आता है, करता है ना, व्हाट इज दैट? अ डांस पीस। भंवरा दिखते हैं, तो भंवरा घूमेगा क्या? रिमोट कंट्रोल से थोड़ी करोगा भंवरा, तब तो था ही नहीं। सो दैट्स अ कंप्लीट डांस पीस। मगर एक ट्रेजेडी देखो, एक बड़े विद्वान, नाम भी तो तुम उसकी किताब भी पढ़ते होगे, संस्कृत ड्रामा की, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इस ड्रामा को एक दिन किया और उसने वहाँ के धागे पे लगा के महान विद्वान भी नहीं समझ पाए कालिदास क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? वो सिर्फ थियरी जानते हैं, वो थिएटर टेक्निक का ज्ञान ही नहीं है। उनको ये नहीं लगता है इसमें मल्टी प्रॉब्लम अटैक है, इसमें डांस आएगा, इसमें म्यूजिक आएगा, ये कोरियोग्राफी। वो इमेजिनरी भंवरा है, भंवरा नहीं है। भंवरा तो वो है गधा राजा जो आता है, हाँ, वो बाद में आएगा। दैट भी सो जिस एक्ट्रेस को वो करना होगा, कम से कम उसको 1 महीना वो डांस रियाज करना पड़ेगा, वो 3 मिनट की उसके लिए। तो ये है
डांस भी आता है, हर चीज। वो इसीलिए पहले टाइम एंड स्पेस में पढ़ लिया सारा नाटक, उसके बाद उसको प्ले को देखो, रूप क्या है, उसका रूप कैसा है, और उसी में के बाद धीरे धीरे। सर जब आप अपने युवा अवस्था में थे तो आप सर युवा अवस्था में थे जब आप सर अभी भी युवा ही सर मेरे कहने का मतलब ये था, जब आप अपने युवा अवस्था में जब आप पढ़ते थे ड्रामा की पढ़ाई, तो सर कोई ना किसी को देख के अपन प्रभावित होते हैं, तो आप किससे प्रभावित हुए, मतलब ड्रामा में डायरेक्टर थे? मैं किसी से नहीं। ये अच्छा है, इस बार अच्छा किया आपके पास। ये वैसे क्रिकेट खेलना है। यस सर। जब तो रोज वही सेंचुरी मारता था। यस मास्टर तो है ना, आपके बाद चूक गया बॉलर नहीं क्या दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मेरा भगवान है। सवाल करना सीखो हर बार। ये मेरा टीचर आज चीख नहीं लेक्चर दिया यार, एक बोल कर गया सर, हम बोल should be able to do that। ऐसा नहीं है कि जी कला को तुम लोग भक्ति भाव से ना देखो, तुम लोग प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल का मतलब होता है डॉट टाइम पर शुरू करेगा, रिहर्सल डॉट टाइम पर छुड़ेगा, रिहर्सल पूरी तैयारी घर से करके आएगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा एक्टर उनके साथ हाथ नहीं, पूरा हर सेकंड का हिसाब रखता है, फजूल कुछ नहीं होता उससे। देखो इसका मैं कॉमिक उदाहरण देता हूँ। अब कोई बच्चे माफ कर रहे लोग, कोई ऐसी लड़की जिसके माँ बाप उनको शादी करते हैं लेकिन उसकी शक्ल छुपाना चाहते हैं, उसी वजह से वो क्या करते हैं, उसको नाक लगा यहाँ नेकलेस लगाया, यहाँ ये लगा, जेवर में ही दिखती है, but that's not reality। उसे थोड़ी हुई reality है। और हम तो खुद, और हमारा क्या काम है, नाटक को जब पढ़ते भी हैं हम उसको एक बार 50 बार में ड्रामा नहीं समझ आता मुझे, पढ़ते रोज तुम्हें नई चीज मिलेगी उसमें। मैं तुम्हें एक उदाहरण दूंगा, मेरी पीड़ा जो है बोल रहा ना, अंधा युग प्ले तो पढ़ा होगा सबने, है ना? उसमें एक सीन है जब सब खत्म हो जाता है, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं, है ना? और वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन करने, अपने शत्रु खतरपन आ गया ये माता गांधारी। कविता चलती रहती है, कथा चलती। सरनी विदुर कहता है महाराज आगे नहीं जाइए, वन में दावा आग लगी है, दावा नहीं समझते ना, आग लगी है। सारे रुक जाते हैं, धृतराष्ट्र कहता है इसी कहते वो कहते हैं ज्योति वृत्त, कहते इसी ज्योति वृत्त में तो जाना है, वो वॉक्स इन द फायर। देन गांधारी वॉक्स, सब चलते चलते खत्म की कहानी। अब इस स्टेज पे कैसे करोगे तुम? बाबा लाइटें लगाओगे, तो फ्लिकर करोगे, हाँ राइट। वो कविता नहीं है, वो बकवास है। वो जब किसी को कुछ नहीं आता, ये आम आदमी छोकरा भी कर सकता है। तुम क्या करोगे जब तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो, तुम कैसे करोगे इसको? सवाल वहाँ होता है। ये मेरे लिए 1.5 महीना मेरे दिमाग में पेट में दर्द था, ये करूँगा कैसे मैं? होता क्या था, ये सीन को सब लोग काटते थे, मैं लंबा प्ले है ये अच्छी तरह से करता था, निकालता, मैं कहना मैं करूँगा, वो करूँगा कैसे मुझे भी नहीं पता है। हाँ ये हुआ, मजाक होने लगा, मैं उनको कहता था हाँ आप क्या करें, इसी तक तो पहुँच गए, इस सीन को छोड़ो आगे चलो, तो पहले छोड़ो, इस सीन को छोड़ो आगे चलो, रिडिक्यूल होने लगा डायरेक्टर का भी। तो मैं जमीन पर घर पर सोता रहा, एक दिन ख्याल आया कि फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। जवानी तो मुझे याद है, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ चूक कर रहा हूँ, कुछ भूल गया हूँ। मैंने 2 बजे रात उठा, जमीन पर बैठ के प्ले पढ़ रहा हूँ और ये शब्द आया, ये ज्योति होता है, समझ जैसे कुछ बड़े हो, माथा ठंडा है, इतना मूर्ख कैसे तो रहना। जब वृद्धावस्था में कोई भी आदमी बठिंडे राजा धृतराष्ट्र के साथ होगा, 200 बच्चे गए, राजपाट सब खत्म हो गए, पास कुछ नहीं था, वहां तो परस्पर भी निकल गए। अब इनके पास कुछ करने तो वो तो यम को कहते हो आजा हमें ले जा,
और ये प्रथा हमारे यहाँ है, जब भी कोई वृद्धावस्था में मरता है उसको ढोल पीट रहे खुश होते ना, ऐसे कर। तो तब मुझे समझ आया कि मैं यम को लाऊंगा अग्नि बनाने, और अग्नि उसको अपने जैसे पीछे ऐसे ले जाती है जैसे कि समझ लो तुम एक राजा को रथ पर लिया जाता है। वो करने में मुझे आधा घंटा ही लगा, फिर भी क्या मैं ना डांस पीस तो कैसे आएगी, कैसे उसको कोरियोग्राफ करेंगे, क्या करेंगे। बट जब वो सीन हुआ सब एक्टर्स तरह भाव का जैसे एक्टर थी नादा जी, उसने कहा यार अब समझ आता है 1 महीना तुझे क्यों लगा। तो ये नहीं होता कि इमीडिएटली समझ। और एक चीज़ आजकल है जो आजकल बहुत अच्छी है, एक्टर से भी पूछना चाहिए। मेरे पास 20 एक्टर हैं, 20 मस्तिष्क हैं, ये खोपड़ियाँ हैं, उनको भी इसमें डाल दो साहब। जैसे तो हवन करते 12 पंडित करते हैं, आधा एक साथ करते हैं ना, प्रतीक्षी से कुछ होगा। एक्टर भी इन्वॉल्व क्रिएटिवली करो, डिस्कशन करो उसके साथ, जो आइडिया देते हैं उसको, उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन करते हैं आइडिया की तरह, ये ट्राई आउट करें, ये ट्राई करें, इसको ऐसे क्राउड तब निकलता। अगर तुम समझो कि सब कुछ मुझे आता है, हम कह रहे हैं नथिंग एल्स, वो नहीं चलेगा। और मॉडर्न थिएटर में बिल्कुल नहीं चलेगा। एवरी एक्टर इज अ क्रिएटिव पर्सन, हर आदमी क्रिएटिव है, और उसका क्रिएटिव का पूरा मैं फायदा उठाता हूँ। मैं बहुत सेल्फिश उस मामले में, सबसे कम काम निकालता हूँ। मैं सोचो बताओ क्या करें, मसला सामने डाल दिया, समस्या डाल दी, उसका समाधान भी वही नहीं होता, ये चलता। देखो पहले तो ये समझना चाहिए, जो अच्छी कृति होती है ना उसमें विलन और हीरो होता ही नहीं, हर पात्र होता है। ये हिंदी फिल्म और हॉलीवुड में सत्यानाश करे, तू विलन है तो प्रोटोगनिस्ट होगा तो एंटेगनिस्ट, ये थियरी नहीं चलती। चेकऑफ का प्लेस तू पढ़ो, वही विलन। परिस्थितियाँ ऐसी, मतलब जिस भाई को तुम बचपन में लाड प्यार खेलते थे, वो माता तो माता 15 साल के बाद अगर इतिहास इतना बीच में जब तक तुम उसी तरह से नहीं कर सकते, तो परिस्थिति बदल गई। तो ये परिस्थितियों का खेल सर नमस्कार से समझ लीजिए। ये हीरो है, ये विलन, ये लेकर भूल जाना, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा, ये गड़बड़ है। बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो लगातार पहले काम करते रहे, थिएटर में काम करते रहे, फिर बाद में कहीं ना कहीं वो फिल्म में आ गए। क्योंकि थिएटर पहले होता था, उसका टिकट होता था, अब वो टिकट नहीं रखा जा रहा है।
कोई लेता नहीं है, या फिर वो टिकट लेने के लिए ऐसे चेक कराते हैं कि यार अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, अरे तू तो मेरा दोस्त है, तो कब तक सफल हो पाएगा ऐसे नाटक करना या ट्रेनिंग करना? तुम्हें दोस्ती निभाना तो पास दोस्त को नाटक दिखा दोस्त को लोग कहीं ना कहीं फिल्मों में जाए नहीं था वो नहीं। देखो तुम लोग क्या इसको मिक्स कर रहे हो चीजों। जिसको फिल्म करना है मजे से करें, ये कोई पाप नहीं है। फिल्म करना है, टेलीविजन करना हुआ है, खेलना बता बिलीव मी, नसीर अभी भी प्ले कर रहा है। मेरा दादा भी आ रहा है कल तक, मैंने कल ही तुम्हें कहिए वर्कशॉप करेंगे तो मैं आ रहा हूँ। चांस चाहिए। मगर सर आप जब आए थे आपने बोला कि ये रनिंग करने के थिएटर कब हो रहा है और ऐसा कोई नहीं हुआ। अब तू नहीं की तो उसका जवाब दे रहा हूँ तुझे मैं। मुझे ऐसा लगा कि जब थिएटर से ही फिल्म निकल रही तो हम सारी बात तो प्राइमरी स्कूल का भी जवाब नहीं दे सकता मैं। तू कवाली तेरा बात जी भाई क्या सवाल है? सवाल वो आता है वो क्या कर मुझे टिकट नहीं लेना ये लेना ये है ना। सवाल ये है सर कि आज रनिंग करने वाला व्यक्ति वो फिल्मों में जा रहा है, थिएटर नहीं कर रहा है, ज़्यादा ब्यूरोक्रेट या ज़्यादा ट्रेडिशनल उससे अपना पैसा नहीं मान पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। ये मेरा जवाब है। तो वो नहीं करेगा और उसका दूसरा जगह आएगा और दूसरा आदमी थिएटर करने के लिए। तू बेफिक्र हो, तुम उसकी चिंता ना करो। अमेरिका में भी यही हुआ था, जब टेलीविजन आया लगा थिएटर खत्म हो गया, लेकिन आज दुनिया की सबसे कीमती टिकट वहीं मिलती ही नहीं है। थिएटर इतना ही चलता है। ये क्यों नहीं मानते कि थिएटर खराब हो रहा है? हाँ थिएटर के प्ले नहीं हो तो कभी क्या भाई जेल में या प्ले हुआ दवाई का प्ले देखो कितना बढ़िया प्ले था। थिएटर नहीं हम करते अच्छा शॉर्टकट मारते हैं। काम उतना होगा तो लोग यूँ हवा में फेंका जो वहाँ प्ले हुआ है उसको यहाँ लाओ उसको यहाँ लाओ, ऐसा नहीं है। हाँ ये कि तुम फिल्मों का बजट बढ़ा वो बजट थिएटर में नहीं मिलेगा, भूल जाओ वो नहीं मिलेगा। आज सर एक दौर चल रहा है अध्यात्म का, एक दौर चल रहा है अध्यात्म का थिएटर करने का। वो भी मतलब जैसे एक प्रॉपर जैसे किसी मतलब अध्यात्म का थिएटर चल रहा है आजकल प्रमोशन के तौर पर। अध्यात्म का मतलब जैसे सरकार उसी को प्रमोट कर रही है तो धार्मिक थिएटर धार्मिक आगे शब्द उसका है हिंदू थिएटर। वो हिंदू थिएटर भगवानों का थिएटर। धार्मिक चाहे वो भगवान है वो भगवान की नहीं है मैं उसको इस वजह से कई सारे नाटक नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बता दो यार देखो मैं मानता हूँ सरकार अधार्मिक लोगों को जो थिएटर करते हैं उनको नहीं देगी जिनको लगता है स्वास्थ्य धर्म। लेकिन उससे तुम्हें ये क्रिटिकल नहीं ना सवाल ये क्यों हो रहा है उसकी तरफ तो ध्यान दो। वो किसको बढ़ावा मिलता है उस नाटक में? दलित को मिलता है, आदिवासी को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, सिख को मिलता है, गरीब को मिलता नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वही कैरेक्टर होते हैं राजा और वही होते हैं। मैं क्यों नाटक देखूं? राजा का जमाना तो गया, अब नया डेमोक्रेसी है। हमने तो इसीलिए 100 साल जो लड़ी लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी इसलिए दी कि भाई वो समाज में मामला नहीं बन रहा है, नया बना उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कुछ देर तक चलेगी, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। एक है ऐसा क्लास में। देखो दूसरा ये है कि जिसको धर्म देखो भगवान का रास्ता उसको अंदर है यार, उसको इस ड्रामे की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें बिजी करने के लिए तुम ये ना कहो कि जैसे मैंने अभी कागज साइन नहीं किया मतलब ये तो 18% देना पड़ेगा मुझे। और ये नहीं सर कब तक उससे कुछ नहीं सर, ये भी अपनी पिंड छोड़ रहा है वो भी पिंड छोड़ रहा है, भुगतना मुझे। और मैं दिल्ली से आया हूँ बेवकूफ़ की तरह यहाँ, हाँ और बेवकूफ़ की तरह वापस जाऊँगा। हाँ और सीएम को भी पैसे देने मुझे बेवकूफ़ी के लिए, लेकिन मैं आप तुमको भुगता हूँ। मैं कह रहा भैया ये सवाल है इसका क्या करोगे तुम? सवाल करना
उसी क्या कहते हैं ना, जिससे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, जब वो पहला काटता है स्किन लेयर काटता है, फ्लैट लेयर काटता है, 3 लेयर्स काटता है, उसके बाद ऑर्गन्स तक पहुंचता है जहाँ उसको ऑपरेशन करना है, फिर उसको काटना है। इसी तरह थिएटर वाले भी अपने स्क्रिप्ट को काटते रहते हैं, मतलब डिसेक्शन चलता रहता है। तुम देखोगे एक नाटक को जो बना है, एक एक्ट अगर या एक सीन है तो उसमें तो कितनी कहानियां हैं, तो कहानियां होती है, छोटी कहानी से लंबी कहानी, छोटी कहानी लंबी, इसको जोड़ते उसको जोड़ते इंसेंस को जोड़ के एक माला बनता है। तो वो तब तुम्हें तो उसका शिल्प समझ आता है, इसने इसके बाद ये किया है, उसने यहाँ पर गाना डाला है, इसने ये किया, तो फिर उसका मोटिव समझ आता है, क्यों करता है सवाल करना बार बार है। एक्टर जब बोलता है कि तुझे कोई चाय पी को कहता नहीं, सपोज का तो अपने आप से पूछा मैं क्यों कहता हूँ, वो मैं हाँ क्यों नहीं बोल रहा, तो मेरे रीजन बोलने पड़ेगा और मिलेंगे रीजन लिखा जाएगा सवाल। जैसा कि आपने कहा कि फिल्म करना या टीवी करना कोई गुनाह नहीं है, या उसको पास कर सकते हैं, ऐसे में थिएटर में ग्राउंड आपके धार्मिक थिएटर पे यदि किसी व्यक्ति को वो धार्मिक थिएटर करके उसे पैसा मिलता है, उसकी आजीविका चलती है, भले उसका सामाजिक कारोबार हो न हो, तो क्या वो करना उसके लिए गुनाह है, क्योंकि उसकी आजीविका उससे चली गई। किसी चीज को बुरा मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ, आई कैन डू एनी वर्क, मुझे टॉयलेट साफ करना है, डू इट विद सेम डिग्निटी। पहले तो बंदा तो ठीक बने, बंदा ही नहीं बनता है। हम तय करते मैं एक्टर हूँ, हो गया मैं एक्टर, फिर हम कहते पैसे नहीं मिलते, अभी तेरी एक्टिंग कितनी अच्छी है ये तो पता चले। सर मेरा एक प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि थिएटर अच्छा नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। ये विचार जिससे वो अपना परिवार भी देख सके और थिएटर भी देख सके और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सके, ऐसा फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल सिंपल है। फिजिकल में है उसकी बॉडी में उतनी स्किल्स हैं क्या, अगर वहां का 6 फुट से तुम्हें जंप मारना है, तलवार हवा में घूमनी चाहिए, तो मैं मर जाऊंगा, टांग कटेगी, क्या कुछ होगा, तो स्किल्स बढ़ाना है। फॉर दैट दुनिया भर के स्किल्स सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखना है, जिमनास्टिक सीखना है, योगा सीखना है, कलरी सीखना है, वो हो गया टेक्निकल पार्ट। तेरे पास भाई ये सब स्किल्स है, अब इनका एप्लीकेशन इंटेलेक्चुअली कैसे होगा तेरे कैरेक्टर में। हमारी प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे माफ करना, कितनी भी ये रंग क्या होती है, रंग वर्कशॉप जो होती है ना, उसमें आते ही शुरू होता है, चलो गोल बनाओ, 1 2 3 फिर भी आए हम, वो पुलिस वाले की लाइन पे होता है ना, कर रहा हूं, ये दिस इज नॉट अनलेस अनटिल यू अब समझाएंगे कि क्यों ये तुझे कहाँ काम आएगा। ये बहुत बड़ा गैप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग में भी है, सिखाते सारे स्किल हैं, उनका एप्लीकेशन जब प्ले करना होता है आता ही नहीं करना। अरे तूने सब सीखा, उसको बॉडी का कैसा उपयोग करेगा आएगा। और इसके साथ साथ तीसरा डायमेंशन है, सारे फाइन आर्ट्स को समझना, उनसे भी कुछ ला सकता है इसमें डालने की, तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। मेरा प्रश्न है कि ये तो कि क्या ये 12 घंटे या 24 घंटे में वो अपने आप को किस तरीके से कितने आज कितना मूर्ख है उसके हिसाब से चलेगा ना। अगर जल्दी समझता तो जल्दी हो गया, घंटा 1.5 घंटा उसने व्यायाम सारा जो भी किया कर दिया, उसके बाद पेंटिंग भी पढ़ता है, क्या म्यूजिक सुनता है या कुछ करता है। आज तो साधन बहुत है यार, काम में रख के भी चल सकता है तो मैं इस तरीके के वर्कशॉप करता हूँ या इस तरीके की
किस चीज़ की, मुख्य पात्रों को लेने की, लेकिन उस बुक के लिए साधन कैसे जुटाना है, किस तरीके से मेहनत करना है, ये नहीं सोचता वो। और कहीं ना कहीं सिर्फ उसके लिए तो आप जिम्मेवार है ना फिर। हाँ बिल्कुल हम जिम्मेदार है, लेकिन समस्या यह होती है कि अगर हम उसको ट्रेन करते हैं या हम उसको ज़्यादा सिखाना चाहते हैं तो वो उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले वो निकल लेता है। तो सलाम अलैकुम, उसकी बात में सुनिए, हम क्या करेंगे। तो कलाकार को कितनी शिद्दत करनी चाहिए अपने काम नहीं, आपका जो है कि ये इमीडिएट तंदूर में रोटी डाल दी और निकल आई नहीं है, ये अचार बनाना है, धीरे धीरे वाइन बनाना होता है। मैंने लेक्चर किया तो समझ गया, बाहर ऐसा नहीं होता, ये धीरे अनुभव आते हैं, फिर तुम बाहर भी देखते हो, अंदर भी देखते हैं, अच्छा नई चीज़ें आती है। क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे ही होती है। अच्छा, खाने में बहुत टाइम लगता है, बिरयानी बनानी जल्दी नहीं बनती, अच्छे टेस्ट, अच्छा मतलब कोई भी डिश टाइम लगता बनाने में। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ भैया माँ के गोद में जब पैदा तो 9 महीने तो पेट में रहा ना, तो मेरे पास 6 महीने भी नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा तेरा, अचार डालूंगा दबा हो जाए। इन पर मेरी बहुत रेपुटेशन खराब है। अब why should I waste my time? You are not paying me. मैं तुझे वॉलंटियर करके सिखा भी रहा हूँ अब, और तो कहता मुझे जल्दी जल्दी मुझे जाना है, तो मुझे जाना है, जा भाई। इसलिए जो संस्था बनानी होती है ना, वो डेडिकेटेड लोगों की होती है। वो संस्था ऐसी बनी चाहिए जो उसके जो सदस्य हैं वो एक ही लेवल के सोच विचार के लोग हैं। वो बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकते, बीजेपी कम्युनिस्ट नहीं बन सकती, न कम्युनिस्ट बीजेपी बन सकता है। सोच विचार हमें भी वैसे ही करना है, अपने सोच विचार के लोगों के उनके साथ वो दुख दर्द भी समझेंगे, चैलेंज भी समझेंगे। अगर पकड़ते जमा करते हैं लोगों को, वो डिसार्म नहीं होता है, वो उनमें गड़बड़ होता है, बहुत गड़बड़ होता है। मतलब मैंने कबीरा खरा बाजार प्ले किया है, 82 में किया, 92 में हमने थक के कहा यार आप बहुत आप करेंगे इसको, 10 साल हम करते रहे उसको, तो सारे एक्टर देखो। अभी हम बात करते हैं, सभी आप कह रहे हैं याद है उस पर क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ, तब हिस्ट्री बनती है, तब मेमोरी बनती है, तब एक ट्रेडिशन बनता है। अभी तभी इसलिए महसूस है कि उन्होंने 50 सालों नहीं के लोगों के साथ काम किया, चाहे कैसे भी थे, वो गांजा पीते थे, दारू पीते थे, गालियाँ निकालते थे, उनका भूत चढ़ता था, देवी चढ़ता था, वो सब भुगता था, वो उनको पता था ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी। और उन्हीं के साथ उन्होंने उनको दुनिया में घुमाया, सारी दुनिया में घुमाई हुआ, तो तब उन्हें समझा कि हम इतने बड़े कलाकार हैं। अगर वो पहले महीने में निकलते तो कैसे होता, नहीं होता ना। खाब अकेले पूछ सकता डायरेक्टर, डायरेक्टर तभी कहता है मेरे पास बैठा था, आई कैन डू दिस, ये प्ले कर सकता हूँ। अगर मान ही नहीं उसके बाद तो क्या करेगा। आजकल तो सर अगर किसी स्टूडेंट को डांट दो या कुछ नाराजगी दिखाता तो उसका प्रत्युत्तर बहुत जल्दी। ये तो है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे माफ़ करना तुम लोग, ये मैं देखता हूँ छोटे शहरों में ज़्यादा है। बड़े शहरों में तो लड़ाई करेंगे, बराबर लड़ाई करेंगे, आगे भी इन छोटे शहरों में ईगो और मतलब क्या कहूँ सेंटिमेंटलिटी दुख एकदम ठेस पहुँचती है, इज्जत पे पहुँचती है, एकदम पगड़ी उठा वो नहीं, मोटी चमड़ी चाहिए, कुछ परिश्रम करके ही तो हमारे कॉलेज की एक विडंबना है, काफ़ी चाहूँगा बड़े रंग भी बैठे हैं और हमारे नए बच्चे भी हैं कि आज की डेट में हमारे पास थिएटर रंगमंच के लिए हॉल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास उन रंगमंचों में सुविधाएं नहीं, जैसे दिल्ली में तो सभी सुविधाएं हैं। और हमारा जो रंगकर्मी है, जो हमारे सीनियर हैं या हमारे सहपाठी हैं या हमारे साथ के छोटे हैं, ये लोग कहीं भी उसमें हस्तक्षेप नहीं लेना चाहते कि ये इस तरह की जो असुविधा है उनको हम गवर्नमेंट के माध्यम से कैसे सुधार सकते हैं। मतलब ये भी समूह बनने में बड़ा, इसका एक बता दूँगा, ये भी तुम आपके गुमान में क्या तुम मैं कमानी श्री राम सेंटर में अफोर्ड नहीं कर सकता, 1 लाख रुपये दिन का, आपको समोसा भी नहीं मिलेगा,
तो वी हैव चेंज इट नाउ, सारी स्ट्रैटेजी बदली। हम इन थिएटर में करेंगे, हम छोटे स्पेस में करेंगे, हम जितने नज़दीक शहर है वहाँ करेंगे। अगर नुकसान होगा तब भी कुछ फायदा है। लोगों ने देखा तो यहाँ तो जान निकल जाती है, एडवर्टीजमेंट करते, ये करते, वो करते, तब आ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी बदली। वो स्ट्रेटजी का मेरा मतलब है एक नाटक करने वाले का अपना। दूसरा स्ट्रेटजी है कि छोटी जी पर सिंपल तरीके से करेंगे, कोई तो सारी लाइट है भाई। एक बात समझ, हम लोगों को कहानी बोलनी है, कहानी इफेक्टिवली चाहिए। जब पहले होती थी तब बिजलियाँ नहीं थी, तब कैसे होता था गरीब ट्रेजरी, तब कैसे होता था कालिदास, मोमबत्तियों में होता था दिए जाता था। तो उस पर नहीं कट करो, रिवर्स करो सारा। मैं अपना अनुभव बताऊँगा। मैंने कश्मीर में कभी 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं देहात में लोक शैली में काम कर रहा हूँ। हमारा प्ले दिन में होता है, पहाड़ी के ऊपर हजारों लोग बैठते हैं, नीचे करते हैं प्ले, बराबर चलता है। हम सब भूल जाते हैं कि लाइट वाइट नहीं थी, लिटरली वो ख्याल भी नहीं इसका लाइट नहीं का। हम उस तरह की डिवाइसेस करेंगे, उस तरह के मूव करेंगे तो उसका आप जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हमको और इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा इस परेशानी को दूर करने के कंटेंट का यही नहीं करना, कंटेंट कंटेंट करे, तुम्हारा मटीरियल क्या है, मटीरियल करे। नहीं तुम्हें गलत फहमी मेरी। मैं एनर्जी से निकला, थिएटर करता था। एक दिन एक बात में आया, उनसे बात कर दी, मैंने कहा हाँ जी बोले, हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं। लिटरली ऐसे हुआ, चाय पियो हमारे बच्चों, चाय पीते हैं। हम लोग इस नावल पर फिल्म बना रहे हैं, इसका नाम है 18 सूरज के पोते। इस पर फिल्म बनाएगा, ये डायरेक्टर अमेरिका से आए। तो ठीक है, किताब नहीं पढ़ ली मैंने, फिर डिस्कशन किया उनके साथ। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट पर बात हुई। उन्होंने कहा अच्छा तुम इस पर रोल कर रहे हो। कुछ महीने के बाद मैं कल बम्बई आकर शूटिंग करके खत्म हो, शूटिंग कल की ट्रेन पकड़ के अपना काम कर दिया। तो मैं अगला एक्सेप्शनल उसमें कि मैं दिल्ली वापस आता हूँ हर बार, अगली फ्लाइट घर वापस, ट्रेन वापस, बम्बई नहीं रहना है, अपना काम बहुत करना है। तो वो कर दिया, निकल गया आगे। और मोस्टली मैंने वो फिल्में की एक्सेप्ट की 2 4 5 इधर ठीक है अच्छा। बाकी सिनेमा वो सिनेमा है जिसे हम सीरियस थिएटर करते हैं, वो सीरियस सिनेमा। मतलब एक फिल्म मैंने मुफ्त की, एक लड़की थी, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं लेकिन मैं स्क्रिप्ट दे रही हूँ। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, उसका नाम था 3 और आधा, 3.5। एक घर की कहानी है 3 समय में। एक समय में स्कूल था, और दूसरे समय में वो ब्राथल था, तीसरे समय में कोटापट्टी वहाँ रहता। और हर 3 कहानियाँ हैं, 3 हैं, और हर कहानी 35 मिनट की है, और हर कहानी एक ही शॉट में है। 35 मिनट में हमारी जान निकलती थी वो करते करते करते। मेरे लिए चैलेंज था। कैमरा तेरे साथ घूम रहा है, हम सड़क से आता हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर आता हूँ, घरों के कमरे में जाता, सीटों से ऊपर चढ़ता, सीट में म्यूजिक सुनता, अपने कमरे में जाता, मेरी बीवी और बुढ़िया नाच रहे, इसको क्या हो गया। वो बातचीत चलती रहती है, फिर हुई स्टोरी। इट इज इंटरेस्टिंग है ना। 3 शॉट्स में कहानी खत्म हो गई। भाई ने फिर इतना नहीं किया, मैंने कहा भाई ऐसा करो, रिहर्सल हम करेंगे 2-3 दिन विद कैमरा, और कोई भी कच्चा कैमरा ले आओ और तुम लोग साथ साथ चलो हमारे, ताकि हम यूज हो जाएं कि तुम लोग भी साथ चलोगे, ये नहीं कि साथ में उसे रहोगे। तो हमने किया, 2-3 दिन किया। जिस दिन शॉट दिया, कहा चलो जी 1 बजे शुरू हो गया, 1 बजे 35 मिनट में खत्म हो गया। फिर करें एक और देते हैं हम, अच्छा चलो आराम करते हैं, पहले 1-2 घंटे कैमरामैन को बहुत ये पड़ता है हैंडल, और दूसरा शॉट लिया, हो गया। एक्सपेरिमेंट था, तो आई वॉन्ट टू डू इट। अगर पैसे भूल जाता हूँ, मैं करूँगा।
मर्जी है, हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी। देखो क्या हुआ, मैं 5वीं की 4थी श्रेणी में था जब से मैंने सीरियस एक्टिविटी बच्चों का लेता है, जिसमें हमने रोल किया। वो 2-4 साल स्टेट के लिए बहुत बड़ा ये VIP ट्रीटमेंट मिलता था बच्चों को। तो उसके बाद बच्चा चाहे ना हमारा एक्टर को मैं उधर बच्चा उसको ले आता, मैं हमेशा उसके साथ करता रहता। फिर कॉलेज में हमने फिर किया, और जब मैं कॉलेज खत्म कर रहा था मेरे स्टेट ने कहा हम तुमको स्कूल ब्रह्मा भेज रहे हैं, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। हम स्कूल आ गए, यहाँ पढ़ाई हो, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। उसके पीछे का जो फिल्म हम देख रहे हैं वो असली सच्चाई है या कुछ और वो पूरा सच नहीं, अर्ध सच है। दूसरा मैंने किताब निकली, वो मार्केट में आई है अभी, किताब में एक आई है, उसका नाम है बिफोर आई फॉरगेट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। उसको पढ़ो तुम समझोगे वहाँ क्या होगा। वो फिर मैं वहीं था, सारा काम वहीं का है, वहीं मैं कैसे काम करता हूँ। देखो एक होता है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं होता ना। अब ये सिनेमा का शुरू हो गया है, अब दूसरा क्लास शुरू हो गया। एक बहुत अच्छा सिनेमा बनाने वाला, उसका नाम था गोदार, उसका बहुत अच्छा कोट है एक, जो है जहाँ पर डायरेक्टर डिसीजन करता है कि मैं इधर कैमरा रखूँगा और इस एंगल पर इसको शूट करूँगा, वो उसका राजनैतिक डिसीजन होता है। और इसमें बहुत महत्व है, बहुत सही बात है। तुम उस कैमरा में देख रहे हो, तुम जिस फिल्म को तुमने देखा, तुम देखेंगे वो सब्जेक्टिव कैमरा कहते हैं उसको, जो थ्रिलर में यूज़ किया जाता है, तुम्हें शॉक देने के लिए, तुम्हें चीखने के लिए, डराने के लिए, तुम्हें जान निकल जाएगी। कभी कैमरा वो सही, दूसरा कैमरा तो जो थोड़ा दूर रहेगा दिखाएगा वही, लेकिन तुम्हारे इमोशनली तुम्हें तेरा शोषण नहीं कर रहा, वो झांसा देते हैं। तो ये झांसा भी एक फॉर्मूले है इसके करने के। जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म जो देखोगे, डर लगता है बार अब क्या करेगा, तो कैमरा उसको मर्डर करना है, वो निकला है तो छुरी लेके और वो चल रहा है, कैमरा उसके पीछे, फिर ये नहीं होता सिर्फ कैमरा ही होता, कैमरा जाता है, वो सब्जेक्ट कैमरा वो ले जाता है जो उसमें रहती। तो ये टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स का खेल होता है। तो इसलिए तुम कहाँ कैमरा रखते हो। मुझको इस फिल्म के लिए कहा गया था लंदन में से भी और कलकत्ता से भी, रिव्यू करो तुम उस फिल्म को। मैं शूटिंग करवाता कि यार आप फिल्म नहीं है, मैं कैसे करूँगा। फिर उन्होंने जान छुट्टी पर मैंने देखी फिल्म। इस फिल्म में मैं 2 बार सोया। कैन यू बी हाँ, कश्मीर फाइल्स फिल्म में 2 बार सोया। सुनो ना, फिर मैंने कहा भाई यार इसमें क्या है, क्या एक्सेप्ट में ये कहना कि मुसलमान खराब है, वो तो सब थीम लड़कियों की ट्रेजेडी, उसके बाद क्या हम लोगों के साथ है। उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रमोट किया है सर। हाँ, उसे ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रमोट किया है सर। डॉक्यूमेंट्री नहीं है वो, वही तो सर, डायरेक्टर कहता है एक्टर है, सारे एक्टर हैं, सही बात है, और फिक्शनल है। तो क्या रियलाइज कि उसको एक पर्पस मिला करने के लिए। इसका मैं तुमको कहूँगा एक उसको कहते हैं एजिड प्रॉप सिनेमा, एजिटेशनल प्रोपेगेंडा, एजिड प्रॉप थिएटर होता है ऐसा एजिड प्रॉप, तो एक चला। तो उसमें क्या होता है, एक फिल्म बनी थी हिटलर पे, उस फिल्म का नाम था ट्रायम्फ ऑफ द विल, यूट्यूब पे निकाल के देख लेना। ये अद्भुत फिल्म है, मतलब सिनेमा के व्याकरण में ऐसी फिल्म कसम की फिल्म। ले ट्रायम्फ ऑफ विल, ट्रायम्फ ऑफ द विल, तो गूगल करो मिल जाएगा।
अब देखो वो क्या करते हैं उस फिल्म में, तुम लोगों ने पिंडारा खा दिया। बादल ही बादल पहला शॉट है, घने बादल पे कैमरा घूम रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और फिर वो काले बादल थोड़े सिल्वर के साथ हो जाते हैं, फिर वो व्हाइट हो जाते हैं, फिर सिल्वर के जाते हैं। साउंड ट्रैक पर सिर्फ एक ही साउंड है, हे हिटलर, लाखों लोग हे हिटलर, हे हिटलर, हे। बादल चल रहे हैं और बादलों के बीच में से सडनली एयरक्राफ्ट आता है, बाद में सिर्फ स्वास्तिक दिखता है उसको, हे हिटलर, हे हिटलर, हे, जैसे स्वर्ग से कोई आया। देख मिथ कैसे बनाई जाती, मिथोलॉजी, स्वर्ग से नीचे आया, और नीचे जो ये आता है, लाखों लोग सड़कों पर, वो डॉक्यूमेंट्री शॉट है, उसको यूं हाथ किए हैं सारे जर्मन लोग, है हिटलर है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, और किसी एक्टर को नहीं सामने है, सिर्फ वही है। ऐसा तुमने कोई सिनेमेटिक यहाँ देखा है तो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है एक रियलिटी को तुम मिथ तो मतलब मैं आप बोली तो क्या, जैसे ये राम रिलेशनशिप को बोली, मुझे अभी तक एक ही मिला है, और ये ऐसा तुमने राम को सीता से क्यों है, हम तो गैस कह रहा हूँ, सीता तो माँ है, माँ कैसे मतलब हो सकता? अगर सीता को रामायण की कहानी से बाहर निकालते, कहीं नहीं है रामायण खड़ा होता है, कुछ नहीं है रामायण, और जिसने वाल्मीकि ने की या तुलसी ने की, तो ये समझना जरूरी है। क्यों वजह धरती से पैदा हुई सीता तो धरती में समा गई, वो भारत माता है। और फिर राम जब भी तुम्हें अभय मुद्रा में दिखेगा, यूं शिकन भी नहीं चेहरे पे, ब्लेस्ड एवरीबॉडी ब्लेस्ड, ऑलवेज कंपैशनेट। उसको तुमने क्या किया, हिटलर इमेज ऑफ इट विच इज नॉट अ राम इमेज। कहीं भी तुम्हें, कहीं भी पुराण में कहीं भी ढूंढो, कोई मूर्ति में नहीं है। तो दैट इज समय, काल और स्पेस का खेल। एजेंडा कि कैसे इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे राजनीति के लिए, वो हिटलर भी करते हैं। तो इसलिए जब आप ड्रामा करते हैं या फिल्म बनाते हैं, हम इमेज देखते हैं, वो इमेज क्या है, हर बार इमेज बात है, ऐसे नहीं कोई शॉट ऐसे नहीं करते, हर बार कुछ ना कुछ इमेज कहनी चाहिए। कभी जब लिखता कविता तो हर शब्द तोल के लिखता है, समझ के लिखता है, कोई फजूल शब्द होता ही नहीं बड़ी कविता। मुक्ति बोध की कोई कविता ले लो, कोई शब्द मुझे लगता है कि निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो ये प्रिसिशन, ये संक्षिप्त पन्ना, वो भी एक आर्ट है। क्या तुम ड्रामा करो, एक्टिंग करो, सिनेमा। वो भी सकता है, क्योंकि इसमें शक इसलिए लोग ये कह रहे हैं या मुझे भी कह रहे हैं, जब कश्मीर फाइल बनी है तब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई फिल्म एंडोर्स की, इतिहास में नहीं हुई, किसी देश में नहीं कोई कर, पोलिटिकल था। और जब तक अभी कौन सी फिल्म बनी तब तक सावरकर के टाइम नहीं किया, फ्लॉप हो गई सारी फिल्में, उनकी उच्चार में आई। उसके बाद मनमोहन सिंह पर भी फिल्में बनी, चली, पता नहीं चला कहाँ गई। वो एक बार आप अलग कर सकते, लोगों को बार बार नहीं कर सकते। लोगों को ज्यादा बुद्धू नहीं बनाया जा सकता।
बताया इसका कश्मीर गया बहुत चल रहा था, तो मैंने वो कैरेक्टर किया शहनाई बजाते कश्मीरी स्वर में बोलते हैं, उसको बहुत पास करता हूँ। मैं गुलाम रसूल आजकल पता है क्या हाल है, जाऊँ करके वहाँ बहुत पड़ता है, कैसे ठीक है हो ना 6 महीने से साहब शांति। मैं कहा कैसा, तो जेब से कहता है जब से मोबाइल आया ना, मोबाइल बोला इसे शांति। मैं कहा कैसे, कहते पहले अगर हमारे सामने भागते रिस्क आया, डरते हम नहीं हैं, अगर उनको पुलिस पकड़ते उनको शक होता था कि हमने इंफॉर्मेशन भेजी है। अब तो है ही नहीं ना, घर में बैठे सिराने में कही ना उधर जगह पर वो आदमी आए हैं 2-3 उनको देख लो। उनको कैसे फोन कहता, हर पुलिस चौकी और दीवारों पर पुलिस ने अपना टेलीफोन नंबर लगाए, लड़कों में नंबर लगे थे, बुला देते तो शांति है, तुम चिंता न करो। इसका तो सबसे बड़ा प्रूफ अभी ये लास्ट इलेक्शन में, नॉर्मल मीडिया जो था ना, ये चैनल वो चैनल आग लगा थे, वो इरेलेवेंट हो गई। अब ये 5-7 ये जो थे वो यूट्यूबर वो, हाँ अब बता वो अपना क्या नाम उसका, वो रवीश 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोग उसको, वो इन चैनलों के पास है नहीं, खर्चा इनका बहुत ज़्यादा है, उसका खाज करते हैं। वो जो वो क्या नाम है दूसरे का जो जर्मनी से करता है, हाँ अभिषेक तो दिल्ली में मराठी, वो भी है स्टार, वो हैं। अब ये गए, इनको कोई लानत नहीं भेजता, मतलब इन सेंस लगे भाई ये कोई जर्नलिस्टी नहीं है यार, क्या बात करनी है, तो सही भी है नहीं है। अब उसका एक होता था चरोसिया, दीपक चरोसिया, याद है? अब क्या कर रहा है बताओ, निकाला गया वहां से। चाहिए थिएटर की वाली बात कर रहा, इफेक्टिव कौन हो गए, क्योंकि अपना छोटा आएगा भाई साहब, ये बात असली ये है। ये सुनो प्ले, एक्सपेरिमेंटल प्ले, सामने मिट्टी गूंथी हुई है, आपसे एक बात करता है और छोटे छोटे खिलौने बनाता है, जिसे बच्चे नहीं बनाते, धीरे धीरे बनाता और एक कहानी सुनाता और धीरे धीरे कहानी सुंदरबन की है। सुंदरबन पता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वहाँ के बिलीफों की, वहाँ की संघर्ष की, वहाँ के खिलौने, फिर वो टोकरी से वहाँ के खिलौने लाता है, अपने खिलौने निकालकर उनको लगाता, अपने खिलौने हटाता है और उसके थ्रू कहानी कहता। सुंदरबन जो है पार्टीशन हो गया, वहाँ भी पार्टीशन हुआ था, जब 47 का पार्टीशन हुआ। धीरे धीरे अब हाल ये है कि कुछ सालों में सुंदरबन धरती पर नहीं होगा, क्योंकि समंदर खत्म हो रहा है।
और इस तरह से इतनी अद्भुत तरीके से सिंपल एक आदमी टेबल पर बैठ गया, 1.5 घंटा बांधे रखा, इसमें भूख आने वाली आते हैं। पहले जो सिनेमा बिल्कुल एक समाज को लेकर एक इतने अच्छे से कंटेंटेड फिल्में बनाते वो आज के समय में क्यों नहीं चल रहे और उनको चलने के लिए क्या आपने ऐसा यूज करें? नहीं वही समय और काल, समय और ये स्पेस, टाइम एंड स्पेस, टाइम बदल गया, स्पेस बदल गया। तुम लोग ने ना इमेज देखे हो, तुम लोग उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक सब सिनेमा। लैंग्वेज एक सिनेमा की जो होती है जिसमें इमेज बिल्डअप की जाती है और साउंड भी उसका काम करती है। पिछले कम से कम 20-25 साल से फिल्में जो बन रही हैं वो बहुत ही कम्युनल बन रही हैं और सटली कम्युनल। देखते हैं अजय देवगन पीछे क्या चलता है, उसका एजेंडा क्या होता है, आगे क्या बोलता है, उधर क्या तंबाकू भी बेचता है वगैरह वगैरह। तो समय बदल गया है। दूसरा जो पैरल सिनेमा की बात हम करें वो थोड़ा हमेशा होता था, पहले तो तूफान नहीं था, तब भी उतना ही था। लेकिन तब तुम्हारी बात ये है कि तब थीम जो होते थे प्रोग्रेसिव होते थे, से नया दौर फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन थीम अलग था। मदर इंडिया फिल्म थी, धर्मपुत्र देखो तुम फिल्म देखो थी, तो तब तुम्हें समझ आएगा कि वक्त कैसे बदले। तब तो एक ऐसे भारत की खोजी कि सबको ठीक करना है, इसको पार्टीशन हुआ है, इसको खत्म करना है, नफरत नहीं करनी है, इस तरह के सिनेमा। लेकिन वो थोड़ा सिनेमा अभी भी बन रहा है, वो बहुत छोटा रीजनल में बन रहा है, बंगाल में बन रहा है, कर्नाटक का बन रहा है, केरल में बन रहा है, अपना आंध्रा में थोड़ा सा बन रहा है, मराठी में थोड़ा बन रहा है, थोड़ा बन रहा है। अब अभी कांस फिल्म में, तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कांस फेस्टिवल है, उसमें 4 फिल्मों को अवार्ड मिला जिसके हिंदुस्तान के डायरेक्टर थे, याद है? लेकिन किसी हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर ने नहीं बनाई थी, उनको फंडिंग बाहर से मिली थी। ये सारे गए सारे आ रहे, हिंदुस्तान का मेरा कुछ नहीं, हिंदुस्तान का था उसमें नथिंग टू डू विद, एक पैसा नहीं उनको यहाँ से लगा। तो वक्त बदल बाहर तुम्हारी फाउंडेशन है, बाहर तो स्क्रिप्ट वो देखती है, स्क्रूटनी करती, लगता है ये स्क्रिप्ट अच्छा है, इसको सपोर्ट करेंगे। अब ये भी हो गया कि एक ही फिल्म को सारे पैसे एक नहीं देते, 10-12 लोग देखते हैं। मैं साउंड का दूंगा, मैं पब्लिसिटी का दूंगा, तो एक्टर का दे देते इस तरह से कॉपरेटिव क्राउड फंडिंग से बनने लगी अब फिल्म। पॉलिटिक्स बदलना होगा यार, संकट दिख रही यहाँ ही नहीं, ऐसी हुकूमतें आजकल, फ्रांस अभी बाल बच्चा, वो भी हो रहे थे ऐसे, वो बच रहे। अभी अमेरिका में क्या होगा पता नहीं, सारी दुनिया में ही जो, रशिया में देखो क्या, यूक्रेन को देखो, वेस्ट एशिया में देखो, हर आदमी लगा हुआ है इसी लड़ाई में, फजूल की लड़ाइयों में। मुझे तो डर लगता हमको उस लड़ाइयों में ना फंसे। क्योंकि एक चीज तुम लोग मैं कहता हूँ ना, क्यों तुमको पता है हमें कितना कर्जा लिया है दुनिया के बैंकों से, बता सकते हो? कितने 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 करोड़? देखो 2014 तक 85 लाख करोड़ कर्जा, 50 साल में 85 लाख करोड़। अब इस वक्त जो है 356 लाख करोड़। जो तुम देखते हो ना वो हवाई जहाज आ रहे हैं, देना तुम्हें ही है। जो परसों बजट आया उसका एक कार्टून आया, तुम जो खरीदोगे तुम्हें टैक्स देगा, कोई चेक, मतलब तुम सीतारमण को सवाल किसी ने
बेटा आप तो ब्रोकर से ज़्यादा आप गवर्नमेंट कमाने लगे हर चीज़ में टैक्स। तो डोंट थिंक जो बन रहा है कि वो कहाँ से लाता वो पैसे, वो तुम्हारा मेरा है। और फिर भी जब बरसात आती है सड़कें डूबती हैं, कहीं तो गड़बड़ है ना। तो वो तुम्हें वो मुझे देना है, मेरे बच्चों को देना, मेरे बच्चों को देना है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं ना भाई हमें नहीं चाहिए इतना खर्चा देना, इतनी बड़ी कैपेसिटी में रहने की जरूरत नहीं है, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें फास्ट ट्रेन चाहिए तो बना सकते। These are questions which come to cover इकोनॉमिक मॉडल क्या है। ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है। इसका मतलब होता है रिच बनेगा और इतना रिच बनेगा कि वो ट्रिकल करके पैसा गरीब तक आएगा। रिच तो रिच बन गया, उसे नीचे अटैनी नहीं छोड़ी, वो दिखा गया सारा। इसीलिए अमेरिका में डिप्रेशन आ गया पीछे 2008 में, उसका असर हम पर भी आएगा। और ये देखो तुम्हारा जो ये रुपया है, डॉलर के प्रति तेरा रुपया कितना बढ़ रहा है। 83 हो गया, कितना हो गया, कुछ साल पहले 50 रुपये 30 रुपये बढ़ जाएगा, 30 हाँ 75 कर गया, ये 80 करके आएगा। व्हाट इज दैट और कंट्रोल हो गई। ये चीज़ें आर्टिस्ट समझना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच संकाय। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब से ये विभाग शुरू हुआ है बहुत मतलब अति अल्प संसाधनों में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ फेस्टिवल की भी बात करें तो 2,500 से 3,000 बजट होता है, जो मतलब हम लोग वैसे ही समोसे खा लेते कभी कभी रिहर्सल में थी। लेकिन फिर भी बच्चों की एक उत्साहवर्धन हमारे रंगकर्मी साथियों का बता के मतलब इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप जैसे रंगकर्मियों से हमें प्रेरणा मिलती है। और लगातार हम किस लिए रंगमंच को समर्पित होकर काम कर रहे हैं। 6 साल से लगातार हम सेंट्रल जोन ओवरऑल थिएटर चैंपियन हैं उस बजट में थिएटर के माध्यम से। और लगभग 14 और 15 छोटे बड़े नए प्रोडक्शन हम एक साल में तैयार करते हैं और लगभग कम से कम 25 से 30 उसके शो करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद रिसर्च वर्क को लेके काम हो, चाहे सेट डिज़ाइनिंग हो, मास्क मेकिंग हो और क्राफ्ट हो, वो सब हमारे बच्चे मिलके तैयार करते हैं। अभी 22 तारीख को हम लोग भारत भवन रंगमंडल में महावीर चरितम का शो करके आए, उसके पहले भी अलग अलग जगह शो कर रहे हैं। तो इन सभी बच्चों की इच्छा थी और मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि ऐसे रंगकर्मियों जिनसे हम लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़े हैं, जिनको मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं गया था भारत के दौरान तब सर से मुलाकात हुई थी। इंडियन थिएटर में लगातार पढ़ता रहता था, प्लेयर्स ऑफ इंडियन थिएटर जैसा आप अंदर देख रहे हैं। तो ऐसे रंगकर्मी जिनके कारण भारतीय रंगमंच जाना जाता है वैसे हमारे विभाग में आए, ऐसे अनेक लोग आए और उसमें आज M.K. रैना सर आए। उसके लिए मैं संपूर्ण विद्यार्थियों की तरफ से आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। एक बार जोरदार तालियाँ। इसी के साथ हमारे जो रंगकर्मीगण सभी ग्वालियर के जो साथी हैं हमारा सहयोग करते हैं, चाहे अरुण जी हो, चाहे प्रशांत जी हो, चाहे सचिन जी हो, अशोक भाई साहब हो, सभी का धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज हमारा जैसा मैंने आपको कहा था नवीन प्रवेश के बच्चे आ गए हैं और ये दीक्षारंभ का एक नया सत्र शुरू हो गया और कल से हम लोग अपनी रेगुलर कक्षाएँ शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से सर आपसे पुनः आग्रह है कि एक बार आपको ज़रूर आना है, हम अपना कोई नाटक आपको दिखाएंगे और फिर आप बताइएगा कि हम लोग कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं। तो पुनः आप सभी का और आदरणीय सर का बहुत आभार। एक ग्रुप फोटो अगर आप लोग चाहें तो कुछ बैठ जाए और कुछ यहीं से पलट जाए, कुछ पीछे आ जाइए आप लोग साथ के। प्लीज अब कोई पैर रखने का